है इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको थोड़ी सी मजीद इसमें समझ आएगी कि कैसे ये वर्किंग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक बीकर सा बना हुआ है, इसके अंदर हमारा सैंपल मौजूद होता है। जी, जो भी सैंपल है या स्टैंडर्ड है जिसकी भी हम रीडिंग जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर ये एक जो ट्यूब है इसको डाल देते हैं, और ये इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये खुद से इनटेक करता है सैंपल को। फ्लेम फोटोमीटर के अंदर हमें सैंपल जो है वो खुद से इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, जिस तरह के हम बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स में खुद से करते हैं इंजेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके बाद हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सैंपल को खुद से इंजेक्ट कर रहे होते हैं इन क्यूबिट। तो इसके अंदर हमने बीकर में ही उस ट्यूब को, जो सक्शन ट्यूब है इसकी, जो सैंपल इनटेक की ट्यूब है उसके ऊपर हम उसके अंदर हमने वो डाल देनी है, तो वो खुद ही इसको अपटेक करेगा सैंपल को, आपके सैंपल को, स्टैंडर्ड को, जिसके भी आप रीड आउट जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ही वो यहाँ से इनटेक होती है तो उसके अंदर जो यहाँ पे नेबुलाइजर जो है वो लगा होता है, और वो नेबुलाइजर क्या करता है, इसको स्प्रे की फॉर्म में, स्प्रिंकलर की फॉर्म में सैंपल को जो है वो पूरे इस चैम्बर में जो है वो जिसको हम मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं, इसके अंदर जो है वो नेबुलाइज फॉर्म में आपके जो सैंपल है या आपका जो स्टैंडर्ड है जिसकी भी आप रीडिंग ले रहे हैं उस लिक्विड को वो नेबुलाइज के फॉर्म में यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर में जो है वो स्प्रिंकल करता है। तो आप लोगों ने अक्सर ने नेबुलाइजर देखे होंगे, वो अक्सर जो जिनके गले खराब होते हैं या वो नेबुलाइजर करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी मिस्ट फॉर्म में और बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है वो आता है। उसके अंदर जो है वो आफ्टर नेबुलाइजेशन जो है वो आती है। तो इसमें भी हमारे सैंपल को वैसे ही नेबुलाइज के जो इंस्ट्रूमेंट है अंदर करता है, इसके अंदर जो नेबुलाइजर लगा होता है उसको करने का ये मकसद होता है कि हमारा जो सैंपल है वो कन्वर्ट हो जाए इन वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और उसके अंदर जहां जहां भी अगर हम सोडियम को एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हमें एक यूनिफॉर्मली इस चैम्बर में वो सैंपल जो है वो हमारा डिस्पर्स हो जाए, और फिर जैसे ही वो डिस्पर्स होता है जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो इस वेस्ट से जो है वो वेस्ट में चला जाता है, और वो जो नेबुलाइजर की वजह से इस मिक्सिंग चैम्बर में आया हुआ है तो वो फ्लेम के कलर को चेंज करता है। ये यहाँ पे फ्लेम होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से सैंपल जो है जिसके अंदर सोडियम ज्यादा था, वो या सोडियम को हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सोडियम के सॉल्ट ज्यादा थे, तो वो अपटेक हुआ, यहाँ पे नेबुलाइज हुआ, और ये फ्लेम का कलर उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो सोडियम के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये येलोइश कलर का जो है वो फ्लेम आ जाता है। फिर उसके आगे लेंस लगा होता है, वो लेंस जो है वो जो फोटो डिटेक्टर्स हैं इस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो फिल्टर्स लगे होते हैं उसको फोटो डिटेक्टर्स कहा जाता है, जो इसके कलर के चेंज होने को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो ब्लूइश टाइप होता है, और जैसे ही कोई सॉल्ट आता है तो ये उस लिहाज से अपने कलर जो है वो चेंज करता है, कभी फ्लेम का कलर ग्रीन हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी डार्क येलो हो जाता है, कभी पर्पल से शेड में आ जाता है। तो ये उस सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए फिर ये अपना फ्लेम जो है वो अपने कलर जो है वो चेंज करता है, और वो फिर लेंस से होते हुए फोटो डिटेक्टर्स में आते हैं, और फिर फोटो डिटेक्टर से जो है वो मजीद आगे एम्पलीफायर लगा होता है। अब ये एम्पलीफायर का क्या मकसद होता है, इस एम्पलीफायर का ये काम होता है कि ये जो लाइट है, करंट है, लाइट है उसको करंट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इस चेंज ऑफ लाइट को वो
डिफरेंट जो है वो इंक्रीजिंग, अगर वो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है तो वो उसको ज्यादा करंट प्रोवाइड करेगा, और उसमें जो रीड आउट्स हैं हमारे पास 1 200 200 300 जो भी रीडिंग उसके ऊपर आ रही है तो उसको जो है वो लेके आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी कलर की चेंजिंग है वो आफ्टर फोटो डिटेक्टर इस एम्पलीफायर से होती हुई हमें एक रीडिंग की फॉर्म देगी। इन दी नंबर्स हमें जो है वो पता चलेगा उसका। जी, इसका जो एक प्रोसेस है, उसमें अगर किसी को कोई बात पूछनी है या कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। जी, आफ्ताब अहमद, आपको समझ आ रही है इसकी? आफ्ताब अहमद, आपको आवाज आ रही है? आप तो वकास हैं यार। आफ्ताब से मैं पूछ रहा हूँ, आफ्ताब अहमद। यस सर, यस सर। समझ भी आ रही है कोई कि किसी और कामों में लगे हुए हैं? नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह क्लियर करते आ रहे हैं सर, साथ साथ। अच्छा, चलें जी। अच्छा, अभी ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैंने भी जो इसमें बताया है कि हम यहाँ पे सैंपल रखते हैं और यहाँ से फिर वो नेबुलाइज होके उसका कलर चेंज होता है और फोटो डिटेक्टर से होता हुआ एम्पलीफिकेशन होती है, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आ जाती है। तो ये सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है, और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो विद इन जो फ्लेम फोटोमीटर है वो हो रहा होता है। जो हमारे पास जो चीजें शो होती हैं वो एक तो ये ट्यूब है जो सामने जिसपे हमने सैंपल या स्टैंडर्ड रखना है, और ये रीड आउट है हमारे पास। बाकी ये जितने भी डिटेक्टर्स हैं ये उसके अंदर लगे होते हैं, और इसमें हमें इतना डीप स्टडी में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे काम करता है। बाकी जो है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसका है कि इसका एंगल कैसे होने हैं और इसका जो है वो कौन सा है। अच्छा, बाकी जो है ये जो फिल्टर फोटो डिटेक्टर्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का कर रहे हैं तो ये फोटो डिटेक्टर सोडियम का ही यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर हम कैल्शियम कर रहे हैं तो फोटो डिटेक्टर कैल्शियम का होना चाहिए। अगर पोटेशियम कर रहे हैं तो फोटो डिटेक्टर जो है वो पोटेशियम का होना चाहिए। तो उस लिहाज से फिर ये उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को जो है वो डिटेक्ट करेगा। तो यूजुअली जो हम फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं उनमें पहले से दो फोटो डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे होते हैं, सोडियम का और पोटेशियम का। और कुछ इंस्ट्रूमेंट में ये बाकी दो खाली जगह छोड़ी होती हैं कि अगर कोई लिथियम का या कैल्शियम का जो है वो फोटो डिटेक्टर ऐड करना चाहे तो वो आफ्टर मार्केट इसको इंस्टॉल जो है वो करवा सकते हैं। ये उसके अंदर जो है वो चीजें होती हैं। लेकिन अगर ऐसा फ्लेम फोटोमीटर उसके अंदर कैल्शियम का फोटो डिटेक्टर मौजूद नहीं है तो हम उसके अंदर कैल्शियम के एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, चलिए अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे अगर हम एक सैंपल रख रहे हैं और उसके अंदर सोडियम ज्यादा था, या हम स्टैंडर्ड रख रहे हैं वो 100 ppm सोडियम का था या 20 ppm सोडियम का था, तो यहाँ से वो नेबुलाइज होके इसकी फ्लेम का कलर जो है वो चेंज होगा और वो डिटेक्टर में आएगा। अगर हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर रखते हैं या ब्लैक रखते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो फ्लेम के कलर को क्या चीज हो सकती है, कोई बता सकता है इसमें? हाँ जी, आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर हम यहाँ पे 20 ppm सोडियम का या
जो है या 100 ppm सोडियम या पोटेशियम का स्टैंडर्ड यहाँ पे हम रखते हैं, तो इस फ्लेम का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लू से जो है वो डार्क ग्रीन हो जाता है, या येलो हो जाता है सोडियम की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर रखें तो फिर फ्लेम के कलर में क्या चेंज आएगी, वो बता सकते हैं? चलिए, जो समझ आ रही है वैसे ही बताते हैं। जी, कोई भी नहीं है पूरी क्लास में से? जी जी, ये चैट में जो है वो सईदा फातिमा ने बताया है, रिदश ने बताया है, मदीहा ने, और इन तीनों ने बिल्कुल ठीक बताया है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बिल्कुल ठीक बताया इन तीनों ने कि अगर हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर रखते हैं या ब्लैंक रखते हैं, चूंकि वो एक ब्लैंक है, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट मौजूद नहीं है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो सोडियम का डिटेक्टर लगा हुआ है। जो फोटो डिटेक्टर है वो सोडियम का फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। हमने यहाँ से सैंपल यहाँ पे रख दिया जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है। अब प्योर डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी फ्री आयन मौजूद नहीं होते, सोडियम के अलावा भी कोई भी मौजूद नहीं होते, तो इसलिए हम उसको ब्लैंक कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब वो नेबुलाइज होगा तो हम देखेंगे कि फ्लेम का कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो पहले ब्लू होता है तो वो ब्लू ही रहेगा। तो फिर जब कोई चेंज नहीं होगा कलर में तो कोई चेंज, एम्पलीफायर को भी पता चलेगा कि कोई चेंज नहीं आया, तो 0 0 0 आ जाएगा कि कोई जो है वो चेंज नहीं हुआ। ये अजान हो जाए फिर हम इसको कंटिन्यू। जी तो ये वकास है, इन्होंने बताया कि वाटर, अच्छा ऐसे है कि ट्रांसपेरेंट तो वो रहेगा अगर सोडियम आपके 100 ppm सोडियम भी मौजूद है, तो वाटर ने तो ट्रांसपेरेंट ही रहना है। स्टैंडर्ड है एक, उसके अंदर 100 ppm सोडियम है, तो वो आपको वैसे पता नहीं चलेगा, वो सेम आपको ऐसे ही लगेगा जैसे बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर ही है, क्योंकि उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। अगर हम उसके अंदर सोडियम का 100 ppm भी, वो बिल्कुल वैसा ट्रांसपेरेंट ही रहता है। तो लेकिन जब आप इधर यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंट जो वाटर है उसमें तो ट्रांसपेरेंट ही होना है, लेकिन उसके अंदर सोडियम के आयंस मौजूद हैं, तो वो जब यहाँ पर नेबुलाइज होगा तो इस बर्नर में उसका कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, येलोइश कलर में आना शुरू हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी
उस लिहाज से होती है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ज्यादा येलो कलर जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसको लेंस जो है उस कलर को जो है वो डिटेक्ट करता है और फिर जो है वो आगे फोटो डिटेक्टर पे जो है वो उसको पास ऑन करता है फोटो डिटेक्टर से। तो फोटो डिटेक्टर जो यहाँ पे हमारे पास सोडियम का मौजूद होता है, तो वो सारे जितने भी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ में जो उसका कलर होना चाहिए येलोइश, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ में जितने भी जो उसको आ रही होती हैं वेव्स उसको मिल रही होती हैं, तो उस लिहाज से उसको एम्पलीफाई करता है और उस इंटेंसिटी से जो है वो रीडिंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर डिस्टिल्ड वाटर होगा तो वो भी ट्रांसपेरेंट है, और अगर वो 100 ppm सोडियम का होगा तो वो भी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब डिस्टिल वाटर रखेंगे तो उसके अंदर चूंकि कोई फ्री आयंस मौजूद नहीं है सोडियम के, तो वो यहाँ पे जो है वो फ्लेम का कलर चेंज नहीं होगा, वो जैसा कलर है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके कोई सोडियम नहीं मिला और कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपके लेंस से होता हुआ फोटो डिटेक्टर से होता हुआ यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन में उसको कोई चेंज नहीं मिलेगी और रीडिंग भी कोई चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही 0 0 रहेगी। तो इस वजह से जैसे हमने स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने आपको बताया कि आपने 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं कि उसके अंदर आप जो फ्लेम होता है उसके ऊपर हाथ से या किसी चीज से जो है वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा वो सॉल्ट फेंकते हैं तो वो फ्लेम का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि इसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं और वो नेबुलाइज होता है, और उस नेबुलाइजिंग जो मिक्सिंग चैम्बर में हो रहा है उसकी वजह से जो है वो जो फ्लेम का कलर है वो सॉल्ट की वजह से चेंज हो रहा है, और अब हम उसकी इंटेंसिटी भी मालूम कर रहे हैं। तो अगर वो जो बिल्कुल सिंपल अगर हम देखें तो हम उसकी ये नहीं पता कर सकते थे कि ये कितनी कंसंट्रेशन का जो है वो सॉल्ट है, कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितनी क्वांटिटी मौजूद है उस पर्टिकुलर सॉल्ट की। तो ये फिर उसी आप कह लें कि उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया गया कि उसके ऊपर हमने डिफरेंट सॉल्ट जो है वो उसको हम स्प्रिंकल करेंगे, तो उससे जो है वो उसकी लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी, और उस लाइट को डिटेक्ट करते हुए उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए ज्यादा है कम है बहुत कम है बिल्कुल नहीं है, तो उसको देखते हुए आके रीड आउट में जो है आएंगे। जी फातिमा गिलानी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा जब हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं या जब हम वाटर प्लस सॉल्यूशन ऐड करते हैं देन कौन सा फिर कलर आएगा? क्योंकि वाटर में तो नो कलर है, तो जब उसके साथ सॉल्यूशन ऐड होगा कोई तो फिर कौन सा कलर आएगा? कहाँ पे कौन सा कलर आएगा? वाटर में? जी सर, आप कह रहे हैं ना जब हम यहाँ पे नेबुलाइजर पे जब हम कोई वाटर प्लस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जैसे आपने कहा था स्टॉक सॉल्यूशन बनाए तो 1% स्टॉक सॉल्यूशन होता है, और सॉरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो 1% स्टॉक सॉल्यूशन होता है, 49% वाटर होता है। जब वो जी सॉल्यूशन अंदर ऐड करती है तो देन फिर कौन सा कलर आएगा? क्योंकि उसमें वाटर भी अच्छा, ऐड और इसमें ऐसे सॉल्यूशन है। भी। जी, अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल सोडियम को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम के लिए हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, आप डिस्टिल्ड वाटर में अगर आपके पास 1 लीटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर आपने कोई 20 30 मिलीग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में 20 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, या चले आपने 2 ग्राम 3 ग्राम भी NaCl सोडियम क्लोराइड ऐड करना है, तो आप उसको उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा कलर का। ठीक है, आप उसको 5000 ppm तक भी ले जाएं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा उसका, वो बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंट रहेगा जैसे वो होता है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो उसमें तो सॉल्ट के यूजुअली कोई जिस तरह अगर हम सोडियम का भी लें पोटेशियम का भी लें तो और इवन के कैल्शियम में भी कोई भी चेंज नहीं आता कलर में। हाँ, ऐसे जरूर हो सकता है कि कोई ऐसे केमिकल्स हैं कि वो पोटेशियम नहीं है, वो पोटेशियम से आगे कोई डिफरेंट है और उसका जो कलर है वो प्रोड्यूस होता है।
तो फिर आपके जो उसके अंदर जो है वो कलर प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन वैसे आप यहाँ पे 1000 ppm भी आप NaCl से बना लें, सोडियम का स्टैंडर्ड या स्टॉक या कुछ भी, तो उसमें जो है वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा विद इन योर सोल्यूशन। ठीक है, आपके सोल्यूशन में नेकेड आई से आप नहीं देख सकते कोई भी कलर। अगर आप देख सकते तो फिर तो आप कोई और भी मेथड शायद इसको कर लेते। लेकिन अब उसी को आप यहाँ पे इस फ्लेम फोटोमीटर पे करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा उसके अंदर जो आयंस मौजूद हैं सोडियम के। उन आयंस को जब वो फ्लेम के ऊपर लेके जाएगा तो फ्लेम फिर कलर अपना चेंज करेगा। तो ये चेंज ऑफ कलर फ्लेम का होगा। आपका जो सैंपल है वो उसका कोई फ्लेम का कलर चेंज होगा, जिसको फिर डिटेक्ट करेगा लेंस से फोटो डिटेक्टर, और फिर आगे उसकी रीडिंग आएगी। जी फातिमा। जी सर ठीक हो गया, समझ आ गया। ठीक है, अच्छा जी। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे वो चैट में ना वकास ने लिखा था कि वाटर इज ट्रांसपेरेंट, तो ये दोनों केसेस में वाटर ट्रांसपेरेंट ही रहता है। इवन के हम पोटेशियम के भी बनाते हैं जितने, तो हमें जो जिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं वहां पे हमें ऊपर Recording in progress. जी। तो इसमें जो मैंने भी आपको बताया कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे या डिफरेंट, तो वो ट्रांसपेरेंट ही हमें नेकेड आई से जो ट्रांसपेरेंट ही लग रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट लाइंस जो है वो मौजूद होते हैं, और वो फिर हम इससे जो है वो इसका फ्लेम के कलर चेंज होने से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जी। इसके फंक्शन में या ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो, आई होप कि अब आपको थोड़ी सी मजीद इसमें समझ आ गई होगी, क्योंकि अब हम इसको एक बार कर चुके थे।
अब आपको पता चल गया होगा कि ये यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स किसको कह रहे हैं, सैंपल्स किसको कह रहे हैं, और जो इनटेक होने हैं फिर उसका कलर क्यों चेंज होगा, और फिर वो आगे से आगे हमें रीड आउट कौन सी रीड आउट्स मिल रही हैं। तो इसमें जो है वो आई होप कि वो आपको समझ आ रही है, तो इस कीजिए आपको समझ लग रही है तो, ताकि फिर हम इसको आगे थोड़ा सा। अच्छा जी अच्छा, अब इसके अंदर वैसे तो सिर्फ चंद ही स्टूडेंट्स ने, सिर्फ 3-4 नहीं हैंड रेज किए हैं, बाकी जो है वो भी शायद सोच रहे हैं कि हमें समझ आई है या नहीं। अच्छा, अब इसमें हमने इसके बाद जो है वो क्या किया था, इसके बाद हमने जो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स या स्टैंडर्ड्स की प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लें तो आपको समझ लग जाएगी। जो यहाँ पे सैंपल की प्रिपरेशंस हैं वो हमने इसको स्किप आउट कर दिया था क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा आपके लिए फिर। तो जो सैंपल की प्रिपरेशन है वो हमने सैंपल सारे लिक्विड फॉर्म में ही लिए थे। ठीक है, तो हमने कोई कैनाल वाटर ले लिया, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट का वाटर, कोई टैप वाटर, ठीक है, कोई और वाटर जो है हम जो है वो उसको लेके हम वाटर सैंपल के ही एनालिसिस कर रहे हैं। हमने कोई प्लांट का सैंपल नहीं लिया, हमने कोई ग्रेन का सैंपल नहीं लिया, हमने कोई सीड का, कोई फ्रूट का, कोई इस तरह का सैंपल जो है वो नहीं लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लांट का सैंपल लेते हैं, सीड का सैंपल लेते हैं, तो फिर हमें उसको पहले लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता है डाइजेशन के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1-2 लाइनें मेंशन भी हैं कि हमने जो है वो जो सैंपल है उसको हमने डाइजेस्ट करना होता है। ये 0.05 मोलर HCl, देन द स्टैंडर्ड शुड आल्सो मेंटेन इट। अच्छा, तो ये HCl से में हमने क्यों किया, क्योंकि हमने उसको डाइजेस्ट भी जो है वो HCl में किया है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम डाइजेशन कैसे करते हैं। हम नाइट्रिक एसिड से डाइजेशन भी करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से डाइजेशन भी करते हैं, और भी इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम फिर उसको प्लांट्स को लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं। तो क्योंकि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स हैं उसमें एलिमेंटल एनालिसिस जितने भी हमने करने हैं हम पहले उसको लिक्विड की फॉर्म में लेके आएंगे, अदरवाइज हम उसमें वो एलिमेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। बताया गया है कि अगर आप HCl से उस सैंपल की डाइजेशन कर रहे हैं तो आपने जितना HCl यूज किया है उसकी डाइजेशन के लिए, आप जो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे तो उसमें भी उतना HCl डालेंगे। वो सारे का सारा आपने जब स्टैंडर्ड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम के आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो आपने अभी मैंने कहा था कि आप उतना वो सोल्यूशन डाल दें, बाकी सारा डिस्टिल्ड वाटर डाल दें। तो तब आपने बाकी सारा डिस्टिल्ड वाटर नहीं डालना, तब आपने जिस चीज में डाइजेशन की होती है, फॉर एग्जांपल आपने 5 ml HCl के भी लिए थे और वो 0.0 उसका भी उतना जो 5 ml है, 0.05 ml मोलर HCl है, उसको भी आपने सेम अपने स्टैंडर्ड्स में जो है वो करना है। क्योंकि अगर उस एसिड की वजह से अगर कोई चेंजेस आए तो वो हमारे स्टैंडर्ड्स में भी आए, क्योंकि हमने पहले स्टैंडर्ड से कर्व बनानी होती है। हमारी जो स्टैंडर्ड कर्व है वो स्टैंडर्ड से बनती है और फिर हम उसमें जो है वो सैंपल जो है वो उसको करते हैं। तो जिस तरह हम सैंपल को करेंगे सेम वैसे ही हम स्टैंडर्ड्स को भी करेंगे, इंक्लूडिंग ब्लैंक। ब्लैंक में भी हम वो सारी चीजें डालेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हमने इसलिए स्किप किया था कि आपको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही अभी जनरल बता दिया, लेकिन आपने इसमें एज अ सैंपल जो है वो वाटर को ही कंसीडर कर लेना है, कोई भी किस्म का वाटर हो सकता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ जो है वो उसको फिल्टर पेपर से, जो वॉटमैन का फिल्टर पेपर है उससे हम सिंपल उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं।
ताकि कोई डेब्रिस, कोई जो सॉइल के पार्टिकल, इस टाइप की चीजें जो है वो ना आए, प्योर वाटर ही आए और हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो उसकी ब्लॉकेज ना करते हैं। तो इसलिए सिर्फ हम उसको फिल्टर आउट करते हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर में ही बनाते हैं। जी, इस बात की समझ लग गई आपको? अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद स्टैंडर्ड्स के हमने कैसे बनाने हैं, ये हमने काफी डिटेल में जो है वो इसको देखा कि हम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 0 ppm जो कि ब्लैंक था, तो 10 ppm, 20, 30, 40, 80, 100 तक जो है वो हमने बनाए स्टैंडर्ड्स। तो हमें पता चला कि स्टैंडर्ड्स जब इस तरह हमने स्मॉल कंसंट्रेशन के बनाने होते हैं तो उससे पहले हमें स्टॉक बनाना पड़ता है हाई कंसंट्रेशन का, तो फिर और वो डिफरेंट सॉल्ट से बनता है। तो हमने जो है वो उस स्टॉक को भी बनाया। पहले हमने NaCl से जो है वो सोडियम का स्टॉक सोल्यूशन बना लिया, एक बड़ा जो हायर कंसंट्रेशन का था 500 ppm, 1000 ppm का। और फिर हमने उससे मजीद जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को बनाए, 10, 20, 30 और अप टू 100 जो है वो ppm हमने डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है वो उसको हमने देखा कि हम कैसे जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमने बनाए, जिसके अंदर यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर आप सोडियम कर रहे हैं तो आपने 0 to 100 ppm जो है वो लेना है। अगर आप बेरियम को कर रहे हैं तो आपका आइडियली 1000 ppm तक टॉप सोल्यूशन, टॉप स्टैंडर्ड होगा। ठीक है। और गालिबन जब हम लिथियम को या कैल्शियम को करते हैं तो हम 60 तक भी रख लेते हैं इसको, जो मैक्सिमम हमारा है 60। तो लोएस्ट सबका 0 होगा और हाईएस्ट जो है वो कुछ एलिमेंट्स के डिफरेंट होते रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने पूरा एक स्टेप वाइज यहाँ पे जो लिखा है इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आपको मजीद जो है वो उसमें क्लैरिटी हो जाए। तो प्रिपेयर स्टैंडर्ड एंड सैंपल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एंड सैंपल सॉल्यूशंस करने थे और सैंपल मैंने आपको बताया कि जो है वो, अच्छा ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हमने डिफरेंट इसमें हमारे होते हैं, हमें खुद से इसको करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बेरियम का यहाँ पे जिक्र है कि अगर हम बनाएंगे तो हमने स्टैंडर्ड 0 to 100 के नहीं रखने, हमने 0 to 1000 ppm के रखने हैं। क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो ज्यादा आ रही होती हैं और हम इजीली डिटेक्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, उसके 1000 ppm तक को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से फिर हम उसके 1000 ppm तक के जो है वो स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। सोडियम की रेंज में और पोटेशियम की रेंज में जो कि हम ज्यादा करते हैं, हम इसको 100 ppm तक के स्टैंडर्ड्स में रखते हैं, 0 to 100 तक। और अगर हमारे सैंपल की रीडिंग इससे बाहर जा रही हो तो फिर हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सैंपल की रीडिंग 0 to 100 ही आए। तो फिर जितना हमने डाइल्यूट किया होता है और फिर उसको उस डाइल्यूशन फैक्टर से लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आए। तो ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी भी करता है। आप जो इतनी अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, तो उनमें जो अपर स्टैंडर्ड हैं वो थोड़े लो होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट फ्लेम फोटोमीटर है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने सोडियम का जो अपर है वो 60 ppm रखना है। ठीक है। इवन के इससे भी अगर कम है तो इससे भी जो है वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डिटेक्टेबल रेंज जो है वो उतनी ही आ रही है। वो इससे ज्यादा अगर हो तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, या उसके अंदर डिटेक्टर कोई टाइप का लगा है या उसमें जो वो रीड आउट्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं आएंगी। तो फिर जब हमें बता दिया जाता है कि आपका जो अपर स्टैंडर्ड लिमिट है वो 60 ppm है, तो फिर हम 0 to 60 ppm तक के स्टैंडर्ड बनाएंगे।
ठीक है। तो वो हम बना सकते हैं 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है, इस लिहाज से हम बना सकते हैं 0, 10, 20, 30 के 6 भी बना सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम 60 तक जाना है। तो फिर जब हम सैंपल जो है उसमें रखेंगे और सैंपल की रीडिंग आ रही है फॉर एग्जाम्पल 100, तो फिर हम उस सैंपल को डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, उसको हम 5 ml डिस्टिल वाटर ले लें, 5 ml वो ले लें, 2 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। तो वो जो है वो हमने फिर उसको जब हम वो डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस डाइल्यूशन फैक्टर से। तो ये जो है वो इस वजह से होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है। यूजुअली जो सोडियम और पोटेशियम के हैं वो मैक्सिमम जो है वो 100 ppm के हम लेते हैं, और इससे जो लोएस्ट है वो सबका 0 होता है। और अगर हम बेरियम के करें या डिफरेंट करें तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ मैनुअल आता है, उस मैनुअल के ऊपर मेंशन होता है कि आप इसमें इतने इतने जो है वो अपने करें, क्योंकि उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो उसमें डिटेक्टर लगा है, जो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस होना है और उसकी रेंज कितनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 60 ppm तक मैक्सिमम जो है वो उस फ्लेम को डिटेक्ट करके सही रीडिंग दे सकता है, और हमने 500 ppm तक के स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, तो वो सिर्फ 60 तक तो सही रीडिंग दे रहा होगा। जो ऊपर है वो फिर उसकी रीडिंग में वेरिएशन आएगी। वेरिएशन इन द सेंस कि वो आप 400 ppm को वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो रीडिंग पे रीड आउट तो दे रहा है, तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी। वो कई बार 400 आ जाएगी, कभी फिर 350 आ जाएगी, तो वो वेरिएशन करता रहेगा क्योंकि उसकी रेंज से बाहर चला गया। तो ये हर इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट रेंजेस होती हैं, तो उसी रेंज में इसको हमें फिर रखना पड़ता है। जी नगीना परवेज, समझ आ गई आपको इसकी? जी समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, चले, अच्छी बात है अगर समझ आ रही है तो। इसमें जो है वो हमने कहा कि स्टैंडर्ड बनाए, सैंपल बनाए, वो हमने बना लिए थे। पावर ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर, इसको हमने पावर ऑन करना होता है जैसे, और फिर सेट ब्लैंक करें। हमने ब्लैंक को सबसे पहले किया, और दिस इज यूजुअली डीआयोनाइज्ड वाटर, हम डीआयोनाइज्ड वाटर भी ले सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ब्लैंक को जो है वो सेट कर लेना है, जो हमारा 0 ppm होगा। फिर उसके बाद एस्पिरेट द टॉप स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारा टॉप है, हमने इसमें 100 ppm टॉप जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट करता था, तो हमने 100 ppm का जो है वो टॉप स्टैंडर्ड बनाया था, वो हमने लेना है और उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेना है। लोएस्ट की होगी, हाईएस्ट की होगी, दोबारा से इसने कहा कि लोएस्ट जो ब्लैंक है उसको चेक करें ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह कैलिब्रेट हो जाए। तो ये अभी हम इन 3 स्टेप्स में जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कैलिब्रेशन कैसे करते थे कि अगर हमने 0 पर रखा है और रीडिंग में आ रही है 2, 3, 4, 5 रीडिंग आ रही है, तो हमने उसको खुद से, उसके ऊपर बटन लगे हैं, उसको ऊपर नीचे करके हमने 0 कर देना है। कई बार -2, 3 आने लग जाती है, कई बार प्लस में आने लग जाती है, तो हमने उसके ऊपर अप एंड डाउन के बटन लगे होते हैं। और तीसरा बटन CAL का होता है जिसको कैलिब्रेट कहते हैं। तो हमने उसको जो 0 वाला है उसको 0 पे ला के कैलिब्रेट कर देना है। जो 100 वाला है अगर वो 100 से ऊपर नीचे भी जा रहा है तो हमने उसको 100 पे ला के ही कैलिब्रेट उसको कर देना है, और फिर दोबारा 0 वाले को चेक कर लेना है कि 0 ही आ रहा है। तो ये तीनों जो स्टेप्स हैं ये हम एक्चुअल में एक तरह का बता रहे हैं कि ये 0 है, इसको आपने 0 डिटेक्ट करना है, ये 100 है, इसको 100 डिटेक्ट करना है। तो हम खुद से उसमें फीड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से एरर्स जो है वो आ जाते हैं कई बार, तो काफी आउट ऑफ कैलिब्रेशन हुआ होता है, कैलिब्रेट नहीं होता हमारा इंस्ट्रूमेंट। हम उसको फॉर एग्जांपल प्योर डिस्टिल्ड वाटर दे रहे हैं और वो रीडिंग हमें 40-50 शो करी जा रहा है, 100 शो करी जा रहा है। हम 100 ppm उसको दे रहे हैं, वो 400-500 रीडिंग शो करी जा रहा है।
तो फिर हम उसको कैलिब्रेट जो है वो करते हैं इसी तरह के, 0 को 0 शो करे और इसको उतना शो करे। इसके अकॉर्डिंगली जो उसका फोटो डिटेक्टर है, इसके कैलिब्रेशन से वो फोटो डिटेक्टर सेट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर दोबारा से हम फिर ब्लैंक ले रहे हैं और ब्लैंक को फिर दोबारा 0 नहीं शो कर रहा, वो फिर कुछ करना शुरू कर दिया, तो इट मींस या तो हमारे ब्लैंक में कोई मसला है या फिर इंस्ट्रूमेंट में मसला है। तो फिर हम उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट में कहाँ खराबी आ रही है, या हमारे ब्लैंक जो है उसके अंदर कोई चीज जो है वो डल गई है जिसमें वो रीडिंग जो है वो सही नहीं दे रहा। तो इस लिहाज से हमें सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं, और ये हम अपने लोएस्ट और हाईएस्ट को लगा के उसके ऊपर जो है वो सेट कर लेते हैं। यूजुअली अगर आपके स्टैंडर्ड सही बने हैं और वो ठीक बने हैं तो ये बड़ा इजीली जो है वो कैलिब्रेट हो जाता है। आपने डिस्टिल्ड वाटर रखना है या इवन डीआयोनाइज्ड वाटर रख दें, और उसके बाद आप उसको जो 0 सेट कर दें तो वो, उसके बाद फिर हाईएस्ट को सेट कर दें, फिर आप दोबारा डीआयोनाइज्ड वाटर को चेक करेंगे तो वो 0 ही आ रही होगी। ठीक है, ये इसी के साथ ये अपनी रीडिंग्स बताता है। फिर आप दोबारा से 100 भी चेक कर लें तो वो 100 को 100, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको अप एंड डाउन सेट करना पड़ता है, अदरवाइज ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स पे बताता है। और फिर जब आपने ये दोनों कर लिए हैं तो फिर अब आपने स्टैंडर्ड्स की रीडिंग्स नोट डाउन करनी है और आपने इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के साथ जाना है। ये नहीं करना कि पहले 100 की फिर 90 फिर 80, इस तरह नहीं करना, आपने नीचे से शुरू होना है। तो 0 आपने ब्लैंक लिया, अब आपने फिर 10 ppm की रीडिंग नोट करें, 20 की करें, 30, 80 एंड 90। ठीक है, तो आपने इन सब की रीडिंग जो है वो नोट डाउन करनी है। अब आपने इसकी रीडिंग को चेंज नहीं करना, सिर्फ 0 और 100 वाले की करनी थी, बाकी सारी आपने जो रीडिंग आ रही है वो लिख देनी है। और फिर उसके अगेंस्ट आपने प्लॉट का ग्राफ बनाना है, और वो होगा जो आपकी रीडिंग आ रही है जिसको हम उसकी एब्जॉर्बेंस डेंसिटी की रीडिंग आ रही है और अगेंस्ट हमारे स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन डिफरेंट पीपीएम में थी। तो इसके अगेंस्ट हमने एक ग्राफ बना लेना है एक्सेल पे, हमने लास्ट टाइम इसको देखा। और फिर हम उससे जो हमारे पास ग्राफ आ जाता है, हमारे पास उससे एक इक्वेशन आ जाती है और वो हमारे एक्स और वाई को जो है वो बता रही होती है। तो हमारे पास एक्स या वाई एक रीडिंग हमारे पास आ जाए तो हम उसके दूसरी रीडिंग जो है वो बता सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक्स जो थी रीडिंग्स वो हमारे पीपीएम की कंसंट्रेशन की रीडिंग थी, और वाई की रीडिंग्स जो है हमारे फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग थी। तो फिर जब हमारा सैंपल जो अननोन कंसंट्रेशन का सैंपल है, जब हम उसको, तो वो हमें रीडिंग बता रहा होगा। ठीक है, तो हम उस रीडिंग के अगेंस्ट फिर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और जो हमें वो वाई जो है वो बता रहा होगा, और फिर हम उसको जो है वो उसकी एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे उस इक्वेशन के जरिए, और फिर जो है वो डिटरमिन दी सैंपल कंसंट्रेशन, और उसी ग्राफ के सैंपल की कंसंट्रेशन जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम शट डाउन उसको कर देंगे, और ये हमारा जो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्राफ का थोड़ा सा मजीद आपको बता दूं ताकि आपको समझ लग जाए। ये एक्स की थी रीडिंग्स जो हमने स्टैंडर्ड्स की दी थी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और अप टू 100। वाई की थी ये फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, जो फ्लेम फोटोमीटर हमें रीड आउट पे शो कर रहा है, वो 11 शो कर रहा है, 20 कर रहा है, 30 कर रहा है, 42, 53, 62 जितनी भी वो शो कर रहा है 200 ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये रीडिंग आ रही है फ्लेम फोटोमीटर के ऊपर जो रीडिंग आ रही है ये हमें स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन जो हमने खुद से बनाए हैं हमें मालूम है। फिर जब हम सैंपल रखेंगे S1 S2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सैंपल की कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब हम उसको सैंपल को यहाँ पे फ्लेम फोटोमीटर में रखेंगे तो वो ये रीडिंग दे रहा होगा। तो इस रीडिंग को डिटेक्ट करते हुए हमने उसके अगेंस्ट उसका उस वाई, हमें हमारे पास ये वाई की रीडिंग्स आ जाएंगी, और इस वाई के अगेंस्ट हम फिर उसका एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन के जरिए।
और अगर हमने इक्वेशन के जरिए नहीं करना, अगर हमने बहुत ओल्ड मेथड यूज करना है, तो हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, जो कि रेड कलर का वो ग्राफ वाला पेपर आता है, उसको आप लेंगे। उसमें क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से आप लाइन लगाएं और इसको 10 20 30 40 50 60 100 तक ले जाएं, और इसको भी 10 20 30 40 100 तक ले जाएं। तो आपके एक्स एक्सिस पे जो है वो स्टैंडर्ड्स की रीडिंग होंगी, वाई पे जो फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स आ रही है। तो अब आपकी जो भी फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स और इसकी आ रही है, आपने वहां पे डॉट लगाई जानी है। डॉट लगा के आपने एक फिर इस तरह जो है वो जो लीनियर जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है। फिर जो आपकी रीडिंग आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 88 आ रही है, S3 की 49 आ रही है, तो आपने यहाँ से 49 को, क्योंकि रीडिंग ये वाई की आ रही है आपके पास, 49 को आपने डिटेक्ट करना है। यहाँ से वो स्केल के मदद से हम करते थे और फिर उससे हम एक्स नीचे कैलकुलेट कर लेते थे। जो जो एक्स होगी वो उसकी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि एक्स पे कंसंट्रेशन मौजूद है। तो ये ओल्ड मेथड है। अब इसको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। टाइम इस सेंस में कि अगर आपके पास 1 2 3 4 सैंपल हैं तो आप कर सकते हैं इसको, वो स्केल से लेके और वो सारा करते रहें, फिर भी काफी टाइम लगेगा। लेकिन कई बार तो ऐसे होता है कि आपके पास 2000 सैंपल है, 1000 सैंपल है, ठीक है, इससे भी ज्यादा सैंपल्स होते हैं। तो जब इतने ज्यादा सैंपल्स हो तो आप फिर उसको तो पूरे 2 महीने बैठे रहेंगे लेके, और वो स्केल से ऐसे करके और ऐसे। तो फिर हम इसको जो है वो एक्सेल के ऊपर ही करते हैं। हमने फिर इसका एक प्लॉट ग्राफ कर लेना है, उस प्लॉट ग्राफ के अगेंस्ट हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज हम लगा के दूसरी वैल्यूज ले सकते हैं। इसमें अगर तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाए तो हम डायरेक्टली वाई कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से। लेकिन अगर हमारे पास वाई की वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास इस केस में वाई की वैल्यू आ रही थी, तो फिर हम एक्स के लिए इसको ये हमने कर दिया कि x इज इक्वल टू वाई माइनस 0.618 डिवाइडेड बाई 1.00। तो फिर ये इक्वेशन हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और फिर x को हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो x की रीडिंग आ रही है वो हमारे पास एक्चुअल में उसकी कंसंट्रेशन आ रही है सोडियम की, जो उसमें मौजूद है इन जी। इसमें किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो? सर ये जो आपने एक्सेल पे बनाया है इसकी आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? जी जी, रिकॉर्डिंग जो है ना वो मेरे पास मौजूद है। मैंने कल आपके जो है उसको भी मैंने किया था कि मैं इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से जो है ना वो डाउन ऊपर अपलोड नहीं हो रही, काफी ज्यादा एमबीज में होती हैं। तो आप लोग फ्लैश में ले आए तो आप उसमें मिल जाएंगी। इन केस के हम उसको, अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगेगी तो हमारी जो अभी ईद के बाद क्लास होगी उधर मल्टीमीडिया पे इसको दोबारा से जो है वो ये सारे इसको हम परफॉर्म कर लेंगे, आप लोगों को सबको समझाएंगे, क्योंकि आगे ये सारी चीजें चलनी है। हमने अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे करना है तब भी हमने ऐसे ही करना है, अगर हमने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे करना है तब भी हमने ऐसे ही इसको लेके चलना है, और आगे भी आईसीपी तक हम ऐसे ही स्टैंडर्ड्स और अगेंस्ट हम बनाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह उसमें भी करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो फ्लैश में मेरे पास आप ले सकते हैं उधर से। बाकी अपलोड अगर होती हैं तो मैं उसको फिर मजीद कर दूंगा। अदरवाइज जो है ये अपलोडिंग में भी मैंने 2 वीडियोस लगाई थी, वो कोई 8 घंटे का टाइम जो है वो दे रहा था। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है उसके अंदर, तो उसको जो है ना वो फिर हम कर सकेंगे। बाकी ऑडियो को हम कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो का फायदा नहीं है, उसमें आपको समझ नहीं आएगी। सर फिर इस तरह हमारी भी अपलोड होने में मतलब उसको काफी टाइम होगा। सर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, उस तरह में नहीं हो सकता? फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर मैं कह रही हूँ इस तरह हमें भी पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग जाएगा, हमारी भी नहीं होगी। तो क्या आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं सर हमारे जीआर? व्हाट्सएप पे पहले मैं
तो वो विकास आपको सेंड कर देगा। अगर मेरे से आपने लेनी है, जी जी ठीक है, चलें आप कर दीजिएगा। अगर जी अच्छा, इसमें मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप मेरे से फ्लैश में भी लेना चाहें तो मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ लेकिन बस अपलोड नहीं हो रही वो, तो आप मेरे ऑफिस में आके फ्लैश में आप लेके जा सकते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट ये एक्सेल वाली ही है, यही चाहिए। ये आप इसकी टेंशन ना लेंगे, आपको मैं जो क्लास आपकी फिजिकल आएगी उसमें ये हम दोबारा से इसको करेंगे और आप सबको, क्योंकि अभी भी मैं ये नोट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 12 से 13 स्टूडेंट हैं जो कि, या 15 स्टूडेंट हैं जो कि इसमें एक्टिवली बता रहे हैं, कोई आंसर भी कर रहे हैं, और मोर देन 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टिल साइलेंट हैं। अभी मुझे नहीं पता कि उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है या क्या चीज़ है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा रिपीट तो करेंगे उसमें जो हमारी फिजिकल क्लास होगी, और उसमें पर्टिकुलरली जो हमारे मेन मेन चीजें हैं वो हम दोबारा से उसके अंदर उसमें करेंगे। तो आप सबको इसकी समझ आएगी तो ही आपको आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझ आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और इसके अंदर आपको सारे एलिमेंटल एनालिसिस, इसी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चेंज होते रहते हैं लेकिन जो है वो उनके प्रोसीजर्स और वो सारी चीजें सेम होती हैं। तो अगर आपको फ्लेम फोटोमीटर की समझ आ गई तो इट मींस आप ICP-MS तक जो है वो उसको रन कर सकते हैं, जो कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जिसको कहते हैं। के उसमें तो सैंपल भी खुद डिटेक्ट, जो सैंपलर ले रहा होता है और सारी चीजें कर रहा होता है, तो वो बल्कि इजी हो जाते हैं। लेकिन आपको जब तक इस मेजर कॉन्सेप्ट की, इसके स्टैंडर्ड्स को बनाने की, इन चीजों की समझ नहीं आएगी तो आप उसको फिर इजीली जो है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही तो हम इसको जो है वो, आपकी एक तो स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज भी आए थे कि हमें इंटरनेट का कोई इशू है इस वजह से, तो मैंने उनको बताया था कि हम इसको मजीद जो है वो अपनी फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जी ये तो फिर हमने इसमें हमने बना लिए थे, और इसके फिर हमारा जो फ्लेम फोटोमीटर था ये हमारा कंप्लीट होता है इसके। तो आप एक तो ये क्वेश्चन आ गया कि हम इसको स्टैंडर्ड्स और ये जो हमने करने हैं इसको हम थोड़ा सा उसमें करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी का जनरल क्वेश्चन हो, कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, कोई इसमें आपको बात पता नहीं चली, तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं, अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? चले जी, अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर अच्छा आप लोग ये जो है वो इसको आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है सारे को, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें मैंने आपको, क्योंकि हमने रीड आउट नहीं की, आप लोग इसको एक बार पढ़ लें, आपको सारा प्रिंसिपल और इसको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और बाकी अगर आपको कहीं और से भी मिलता है, जो मेरे पास एक पूरी बुक भी पड़ी हुई है इसकी, जो सिंपल फ्लेम फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड है, तो उसमें आपको मजीद अगर कोई इसमें डीप स्टडी करना चाह रहा है तो इसको भी वो पढ़ सकता है। तो अदरवाइज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जो एजुकेशन के लिहाज से भी जो आपको मैं यहाँ पे क्लास में करवा रहा हूँ, आपके वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी,
और इतनी चीजें ही आपके लिए बहुत हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट साइंसेज। या अगर हम इसमें देखें क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट जगह पे यूज हो रहे हैं। अगर हम इन्हीं स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखें तो ये केमिस्ट्री वाले भी यूज कर रहे हैं, उनके पर्पस कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। वो अपने उस लिहाज से जो है वो और उन चीज़ों में भी इसको यूज कर रहे होंगे। उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं वो भी यूज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की बहुत सी फील्ड्स में इसको यूज किए जाते हैं। तो हमने स्टडी किया है वो पर्टिकुलरली हम जो प्लांट साइंसेज में इसको देखते हैं रिलेटेड हम इसको यूज करेंगे। जो फ्लेम फोटोमीटर है ये तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें सिर्फ 3-4 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अंदर फ्लेम नहीं है, उसके फ्लेम की जगह उसमें लाइट एक लैंप लगा होता है और उस लाइट के थ्रू जो है वो आगे हम कर रहे होते हैं और वो कलर की डिटेक्शन जो है फिर उसमें थोड़ी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि जब तो फ्लेम के ऊपर आता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। अब उसके डिफरेंट उसमें CDR यूज करने पड़ते हैं, कलर डेवलपिंग रिएजेंट्स, जो के कलर्स को प्रोड्यूस करें। तो फिर हम उससे ये एलिमेंटल एनालिसिस और ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत से बायोकेमिकल पैरामीटर्स हम उससे करते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, कैरोटीनॉइड्स, प्रोलीन और डिफरेंट अमीनो एसिड्स की एक्टिविटीज, इस टाइप के हम जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं वो बहुत से हम उस पर स्टडी कर हम बहुत से कर सकते हैं। फॉस्फोरस जो है वो हम जो कि सेकंड मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट का, वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे करते हैं। वो ना तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे होते हैं और ना ही फ्लेम फोटोमीटर पे होते हैं, तो वो सिर्फ स्पेक्ट्रो पे होते हैं। तो हम फिर उसको लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि फिर हम आगे से आगे भी हम पढ़ेंगे और फिर हमें जो है वो क्लियर होती जाए। जी, मजीद इसमें अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Recording stopped. नहीं है कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स कौन से नहीं आ रहे, अभी किसी ने क्लास ज्वाइन नहीं की? आपके इस टाइम जो है वो 41 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेरे पास शो हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो अच्छा जी, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार से हमारे पास जो है वो मिसिंग में आ रहे हैं। तो क्लास आपकी क्लास में कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? 34 है? अभी छोड़ दिए? फर्स्ट सेमेस्टर से अभी ज्वाइन करते हैं? अच्छा, ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो हमें ना ये मिक्स हो गए हैं बीच में ना।
अच्छा, अब मेरे पास जो है वो 52 स्टूडेंट्स जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अनम शहजादी हैं, ये हैं अभी। विदाश, तैयबा खालिद, अरशद रसूल भी हैं, शबकत भी मैंने देखे, अहमद खान, जी जी, ये नहीं आती। अच्छा जी, अकबर अली, हम, सोनिया, अक्सा, आफताब अहमद, अतिया फिरदौस, नबीला शौकत, हिफ्सा सईद, निदा मुश्ताक, रुकैया फयाज, हफ्सा, तारिक, सैयदा ततीर भी हैं, तूबा शोएब भी नहीं है। ये आपकी क्लास में नहीं है ना? तूबा शोएब, हफ्सा सर मैं हूँ नीमत, रुकैया फैज। क्या हुआ है? सर मैं हूँ क्लास में। आप कौन है? रुकैया फैज। नहीं नहीं, रुकैया नहीं, तूबा, तूबा शोएब है हमारी इस पूरी क्लास में भी। जी ठीक है, ये अब आगे जो है वो शुरू हो गए हैं फर्स्ट वाले, ठीक है। तो अब आपके जो स्टूडेंट आए हैं 28 आए हैं, उसमें से आपने बताया है कि एक नहीं आते, तो इट मीन्स कि 27 स्टूडेंट्स आते हैं आपके, ऐसे ही है अवकाश। अच्छा चलेंगे।